हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वीक में आपके लिए लाया था सेट नंबर 2 और यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 3 है। ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मुझे पता है, देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होना, ये आपको भी पता है ना। और मैं तो जानता हूँ, इसलिए तो मैं हर सप्ताह ये साइंस का सवाल लाता हूँ। ठीक है ना। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा। इसमें टोटल 30 सवाल है ना। 30 सवाल में 30 आपको बना के दिखाना है, तब मैं समझूंगा कि हाँ बेहतर तरीके से आपका तैयारी चल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ले लेंगे, फटाफट यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी मतलब 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मात्रा मापांक क्या होगा? अल्प मापांक मतलब सबसे कम। 0 से लेकर ये कोई है 0 से लेकर 1 के बीच ना 20 विभाजन चाहिए, 20 पीस यहाँ पे है। तो सबसे कम अल्प मापक क्या होगा? तो ये 1 वोल्ट है ना, और पूरा कितना 20, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0.05 वोल्ट, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है इनमें से किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻4, 10⁻⁵, 10⁻⁻6, 10⁻�7। तो एक माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 के, एक होता है 10⁻⁹ नैनो होता है, एक होता है 10⁻⁻10, ये एंगस्ट्रम मात्रक होता है, इसको ए से मापा जाता है। ठीक है, और बाकी इसका मात्रक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र होता है ना, जिससे जल ऊर्जा, जिसको बोलते हैं जल से जो विद्युत बनाया जाता है, तो जो संयंत्र होता है वो विद्युत बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है पता आपको? झरना, ये झरना गिराया जाता है, जल को जो है ना झरना के रूप में गिराया जाता है, जैसे कि डैम वगैरह हो गया, तो झरना टप कर गिरता है। तो जहाँ पे जल गिरता है ना, जहाँ पे पहाड़ों से जहाँ पे जल गिरता है वहाँ पे बहुत खतरनाक मतलब ऊर्जा, वहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होता है, और उसको बोलते हैं उससे जो है विद्युत ऊर्जा जनरेट करता है। तो जहाँ पे पहले से जल जमा रहता है ना, यानी कि वो जल जो है स्थितिज ऊर्जा बनता है, और उससे बनता है क्या? विद्युत ऊर्जा बनता है। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ओके, तो आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, आपको पता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन हमारा के, पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। तो आप पढ़े होंगे अभिक्रियाशील वाला, जो पढ़े होंगे जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, जैसे कि पोटेशियम का होता है, फिर बेरियम का होता है ना, बेरियम का होता है, फिर कैल्शियम का होता है, फिर सोडियम का होता है। इस तरह से कम आपको याद करना है। उसके बाद मैग्नीशियम का होता है। सबसे कम जो होता है वो ऑरम होता है, यानी कि गोल्ड होता है, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मतलब रक्त का कौन सा अवयव है, कौन सा पार्ट्स है जो घायल स्थान होता है ना, उससे रक्त स्राव यानी कि जो खून जो बहता है, रक्त स्राव जो होता है उस मार्ग को रोकता है ना। और मार्ग को रोक करके क्या करता है? अवरुद्ध करता है, मार्ग को रोकता है, मार्ग में जो रक्त बहता है उसको रोकता है, उसको अवरुद्ध करता है। कौन है? तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट से बोलते हैं इसको, प्लेटलेट्स से बोलते हैं, प्लेटलेट से। आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो यहाँ पे अलग अलग काम ही आपको पता है। अगला सवाल देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा अनुरक्षण का कार्य करता है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? वो है अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। यहाँ पे सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है, दंत विशेषज्ञ यानी कि जो दांत जो देखता है, दांत वाला जो डॉक्टर होता है, किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी दर्पण। तो जो दंत विशेषज्ञ होगा तो इसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दांत वाला जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, विद्युत प्रतिकूलाम, एम्पियर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक हो वो क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है। कुलाम आवेश का मात्रक है। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहाँ पे दे रहा कि Na2SO4 और प्लस BaCl2 और इससे अभिक्रिया हुआ तो BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा?
संयोजन अभिक्रिया हो रहा, वियोजन अभिक्रिया हो रहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम जो है जाकर के क्लोरीन से जाकर मिल गया, ये इससे जाकर मिल गया और ये इससे, मतलब देख रहे हैं एक तो ये विस्थापन हो गया और एक इधर भी हो गया। कितना विस्थापन हुआ? दो विस्थापन हुआ। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, आंसर हमारा सी हो गया। अगला सवाल है, हमारी आंखों में लेंस का कार्य क्या है? हमारी आंखों में जो लेंस का कार्य है वो कौन सा कार्य है? आंखों को ढकना कार्य है, या मस्तिष्क की को छवियों के संदेश भेजना, या आंखों की फोकस दूरी को बदलना, या चोट से आंखों की रक्षा करना? हमारी आंखों में जो लेंस है, हमारी आंखों में जो लेंस है उसका काम क्या है? तो आंखों की फोकस दूरी को बदलना। क्या काम है? आंखों की फोकस दूरी को बदलना। ये हमारी आंखों के लेंस, आंखों में जो लेंस है ना, उस लेंस का यही काम है कि फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, मतलब हम दूर देखें तो दूर फोकस दूरी बन जाएगा, नज़दीक देखें तो नज़दीक फोकस दूरी बन जाएगा। यही हमारा लेंस का काम है। अगला सवाल है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हार्मोन है, या एंजाइम, या पेप्टोन्स, या पोषक तत्व है? पेप्सिन क्या है? तो ये सवाल मैं आपको 9:30 बजे रात में डेली, ये सारा सवाल मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ओके ओके, क्लियर है। अगला सवाल है, डीएनए में होता है, डीएनए है ना, तो डीएनए में क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है, या पेप्टाइड्स होता है, या पेप्टोन्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है? तो डीएनए में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ओके, अगला सवाल देखो, स्टार्च से बनता है, स्टार्च से क्या बनता है? ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है, या फ्रक्टोज बनता है, या सुक्रोज बनता है, या लैक्टोज बनता है? स्टार्च से क्या बनता है? तो स्टार्च से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? स्टार्च से बनता है ग्लूकोज। इसको याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे। स्टार्च से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्लियर है। अगला सवाल है, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन आप पढ़े होंगे ना, ये क्या बोलते हैं, हीरा पढ़े होंगे है ना, ग्रेफाइट पढ़े होंगे, और उसमें एक और है फ्लोरीन भी है। ठीक है, फ्लोरीन भी है। तो ये क्या है? फ्लोरीन, जैसे हीरा ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अप्रूफ है, तो फ्लोरीन भी कार्बन के अप्रूफ ही है। आंसर हमारा क्या होगा? इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए, क्लियर है, आंसर हमारा ए। अगला सवाल है कि लेंस जो कोनों क्या हुआ? किनारों, जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं, मतलब किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं, ये है ना, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में, देख रहे हैं किनारा मोटा है, बीच में क्या है? पतला है। तो बोरा लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतला, तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, या उभयोत्तल लेंस है, या उत्तल दर्पण है? तो जो किनारे में मोटा रहेगा, बीच में पतला रहेगा, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं उसको? अवतल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस कुछ इस टाइप से बनता है, किनारे में मोटा पेट निकला रहेगा और ऊपर में दोनों तरफ पतला रहेगा। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अगला, इनमें से कौन एक परमाणु अणु है? एक परमाणु अणु मतलब एक परमाणु वाला अणु कौन है? तो आप पढ़े हैं, ऑप्शन देखो, ओजोन है। ओजोन पता क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, हीलियम है। तो एक परमाणु आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो शुरू में जो हाइड्रोजन है वो पहला नंबर है। एक परमाणु तत्व कौन है? वो है हाइड्रोजन। आंसर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? इनमें से कौन सी धातु है जिसका वायु पर प्रभाव नहीं पड़ता? जिसको आप ऐसे भी सवाल बोलते हैं कि कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था का मतलब हुआ कि उस पर जो है वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो है सोना। कौन है वो? सोना है। क्योंकि देखते हैं सोना को आप पहनते हैं, या तो उस पर सोना का जो इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी वगैरह, तो सोना पे जंग वंग नहीं लगता है। ठीक है, चांदी पे जंग लग जाता है, लोहा पे भी जंग लग जाता है, तांबा, यानी कि इस सब पर जो है ना वायु का प्रभाव हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, लेकिन सोना पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, अगला सवाल है, एक डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन जो पढ़ते हैं ना, जो डार्विन जो सिद्धांत देते, योग्यता की उत्तरजीविता का, या प्राकृतिक चयनवाद का, म्यूटेशनवाद का, परिवर्तनों सहित अवरोहण का? तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयनवाद थे। किसका था? डार्विन का जो सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऑक्सीकरण आप जानते हैं, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। और अवकरण जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, और अवकरण को अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सारा वर्ड इसको याद कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उपचयन बोलते हैं इसको अच्छी तरीके से, और उपचयन। ओके, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी कि ऑक्सीजन का संयोग होने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की हानि भी होता है, ठीक है। यानी कि आंसर में क्या होगा, ए सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हानि होता है। आंसर हमारा ए होगा। हाइड्रोजन का लाभ तो होगा नहीं, चूंकि हाइड्रोजन का वियोग कर रहा, इलेक्ट्रॉन का लाभ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, क्योंकि इससे त्यागता है ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ऑक्सीकरण में, तो हानि होता है। पुनरुद्भवन मिलता है किसमें, रीजनरेशन, कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, प्लेनेरिया में। तो कॉकरोच में तो पुनरुद्भवन नहीं मिलता होगा, खरगोश में भी नहीं मिलता है, मक्खी में नहीं, तो प्लेनेरिया में मिलता है पुनरुद्भवन, यानी कि रीजनरेशन की क्रियाएं जो है प्लेनेरिया में होती है। आंसर क्या होगा इसका, डी। देखो जी 10 मिनट हम लोग 20 सवाल कर लिए, बस बहुत जल्दी हम लोग 30 सवाल कंप्लीट कर लेंगे। अगला सवाल है, पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। पादप हार्मोन कौन इनमें से नहीं है, जानते हैं, ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सभी पादप हार्मोन है। तो इनमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है, हो सकता है आंसर बहुत से डी मार देंगे, लेकिन डी नहीं होगा। देखो जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिजन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, जो पादप ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। क्लियर है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी पढ़े, वर्ग किसको बोलते हैं, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, जिसको समूह भी बोलते हैं, ठीक है। 18 समूह, 18 वर्ग ऐसे रहता है जो ना, ऐसे क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा में ये 7 पीस रहता है, इसको बोलते हैं आवर्त, क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और जो ऐसे रहता है इसको बोलते हैं समूह, इसको बोलते हैं वक्र, वर्ग इसको बोलते हैं ना, ऐसे जो खड़ा खड़ा रहता है उद्धर में इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं समूह या वर्ग। तो पहले वर्ग में जो शुरू वाला जो होता है, जिसमें हाइड्रोजन रहता है ऊपर में, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, तो इसके सीधे वाला जो पहले समूह में ये कौन सा, इसमें आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, अम्लीय धातु है, आखिर ये क्षार में से, तो क्षार धातु, कौन सा धातु है, क्षार धातु, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट सवाल है, मेंडलीफ के समय कितने तत्व थे। तो आप पढ़े हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी पढ़े हैं, मोस्ले के आवर्त सारणी पढ़े हैं, और डोबेरेनर ने जो दिया था त्रिक नियम, डोबेरेनर जो त्रिक नियम दिया था, और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, इसके बारे में पढ़े हैं। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी, मेंडलीफ के समय जो है कुल जो है 63 तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व, और 56 तत्व ज्ञात थे। क्या बोलते हैं इसको, मेंडलीफ हो गया ना, उसको उसका नाम है न्यूलैंड्स, नाम है न्यूलैंड्स, है ना, न्यूलैंड्स नाम है। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, और एक है डोबेरेनर, इन्होंने त्रिक नियम दिया था, ठीक है। डोबेरेनर जो है त्रिक नियम दिया था, ठीक है, तो याद रखिए। और अभी वर्तमान में तो आपकी किताब में 118 तत्व दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखें कि ये देख रहे C2H5Cl का IUPAC नाम क्या है। तो पहले इसका आंसर बताते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में एक और सवाल आपको बता दें, ठीक है। C2H5Cl का IUPAC नाम क्या है। देखो सबसे पहले तो कार्बन यहाँ पे कितना पीस, 2 पीस है, तो आपको पता है कि मेथ एथ पढ़े होंगे, तो एथेन होना चाहिए, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरो, अब देखो क्लोरो यहाँ पे Cl से मतलब क्या होता है, Cl से मतलब क्लोरो होगा, तो क्लोरो तो रहना जरूरी है, तो ये तो एथेनॉल गलत, ये गलत, क्योंकि क्लोरो आना जरूरी है इसमें, तो क्लोरो एथेनॉल और क्लोरो एथेन दिख रहा। अब देखो ये क्लोरो, एक्चुअली ये क्या है, क्लोरो एथेन है, क्या है, क्लोरो एथेन। देखो C2H6 ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं, एथेन होता है। और C2H6 में एक हटा देंगे, 5 लिख देंगे, और यहाँ पे OH लगाते हैं तो हो जाता है एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल हो जाता है। और C2H5 अगर Cl कर देंगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा, ठीक है। अगर C2H5Cl कर देंगे तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमीन से, अच्छा Br कर देंगे यहाँ पे तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। मिटाता हूँ इसको पहले, तो फिर ये देखो, है ना, C2H5Br करेंगे तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं मेरी बात को जी। तो एक तो आप ये समझ में आ रहा, तो आंसर हमारा क्लोरो एथेन हो गया। मतलब एथेन से हमारा ये एक हटाए तो OH लगा दे तो एथेनॉल हो गया, Cl कर दे तो क्लोरो एथेन हो गया, ठीक है। इसके बाद समझिए, ये सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है, यहाँ, ये देखिए ऐसे भी दे सकता है, वही बात है ना,
कि देखो कार्बन के ना 2 पीस है, हाइड्रोजन 5 पीस है, और लास्ट में क्लोरीन लगा हुआ है। ऐसे भी दे सकता है, ये संरचना सूत्र दे देगा और बोलेगा इसका जो है IUPAC से नाम बताइए, तो बता दीजिएगा। लास्ट में क्लोरो, और ये क्या है, एथेन है, तो क्लोरो एथेन, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जो बॉडी के अंदर, जो शरीर के अंदर जो जठर रस पाया जाता है उसका पीएच मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर जो सबसे कम जो पीएच मान होता है वो जठर रस में ही होता है, सबसे कम पीएच मान, और वो होता है 1.2, 1 के आसपास, 1 ही के आसपास करीब मानो, 1.2 दिया हो तो फिर 1.2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है रक्त का पीएच मान, बहुत इंपॉर्टेंट, 7.4, याद कर लेना, रक्त का पीएच मान बहुत बार आता है, ठीक है, 7.4 होता है, ठीक है। हालांकि पीएच मान तो बहुत सारा आपको पता ही भी होगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाला है डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए, तो डीएनए से आज 2 सवाल मिल गया। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, गोल्गी में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए होता है केंद्रक में। कहाँ होता है? डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। क्या आंसर होगा हमारा? सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है स्त्री केसर में उपस्थित होता है। स्त्री केसर से मतलब पता चला ना, स्त्री केसर अंडाशय रहता है, वार्तिका रहता है या वार्तिकाग्र रहता है, यानी सब सभी। तो स्त्री केसर में तीनों है, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा डी। और ये स्त्री केसर किसके लिए बात की जा रही है? ये फूल के लिए बात की जा रही है, फूल, है ना, पौधों में होता है ये स्त्री केसर। फूल ही मतलब कोई भी पौधा ले लो, है ना, तो स्त्री केसर पौधे के लिए आता है, ठीक है, जिसमें पौधे में भी अंडाशय होता है, जिसका हम लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं ना, वो क्या होता है? अंडाशय होता है। जो हम लोग फल खाते हैं वो क्या होता है? अंडाशय होता है। तो स्त्री केसर में अंडाशय भी रहता है, वर्तिका रहता है और वर्तिकाग्र, इस तरह से फ्लावर देखे होंगे, है ना, इस तरह से ये रहता है ना, ठीक है, ये फ्लावर होता है। तो ये जो यहाँ पे बना रहता है ये आपका क्या? अंडाशय वगैरह रहता है, ठीक है। अगला सवाल है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? और बहुत खतरनाक भी होता है। एक ही दिशा में मतलब 2 दिशा में सिर्फ एक दिशा में धारा प्रवाहित होगा तो उस परिपथ को क्या बोलेंगे? उस विद्युत परिपथ, हाँ, तो उससे प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? डीसी धारा, मतलब डीसी धारा, प्रत्यावर्ती मतलब एसी धारा, ठीक है। तो जिस विद्युत परिपथ से केवल एक ही धारा गुजरे उसको बोलते हैं डीसी धारा, है ना। जैसे कि आपके इन्वर्टर से जो करंट निकलती है ना, इन्वर्टर से, वो डीसी करंट रहता है, ठीक है। और जो आपके घर में जो लाइन पहुंचे ना ट्रांसफार्मर से, वो एसी करंट रहती है। ट्रांसफार्मर से जो करंट निकलती है वो एसी निकलती है, ठीक है। ओके, अगला सवाल, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? यहाँ पे क्यों होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो रोशनी तेजी करने के लिए, टंगस्टन के वाष्प को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है और वो भरी जाता है टंगस्टन के वाष्प को दूर करने के, टंगस्टन के वाष्पन को दूर करने के लिए, ठीक है। आंसर हमारा बी होगा। आपको पता है निष्क्रिय गैस जो भरी जाती है विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। और ये टंगस्टन के वाष्प को रोकने के लिए आर्गन गैस भरते ताकि टंगस्टन गल न जाए। हालांकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3000 से 3400 के आसपास होता है, ठीक है, इतना काफ़ी हीट। और यही मतलब इतना मतलब टंगस्टन ऐसा है ना कि इस पर जब करंट जाता है तो एकदम हीट होता है, एकदम लाल हो जाता है, लाल। और लाल होकर क्या करता है वो लाइट निकलने लगता है, उसमें से लाइट निकलता है। जैसे नाइक्रोम देखिए, तो नाइक्रोम क्या करता है, इतना हीट होता है नाइक्रोम कि गर्म हो जाता है, एकदम हीट, एकदम गर्म, आग निकलता है उससे। तो हम लोग उसको चूल्हा के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, चूल्हा में या स्त्री में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी बहुत देखिए, लोहा देखिए, लोहा को जब गर्म करते हैं तो क्या एकदम लाल होता है ना, लोहा क्या होता है? लाल हो जाता है। लोहा को जब गर्म करते हैं तो लाल होता है। तो क्या करता है लोहार लोग उसको पीट के हथौड़ा छुरा सब बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टंगस्टन का काम ये है। ओके, अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल हो गया। वनों की अधिक कटाई से क्या होता है? ये तो हर कोई जानता है, हर कोई पूछेगा वन अगर कट रहा ज़्यादा तो क्या परिणाम हो रहा? तो बोलेगा भाई कि बारिश भी कम हो रही, वर्षा भी कम, भूस्खलन हो रहा। भूस्खलन बोले तो जमीन की मिट्टियाँ खिसकना, है ना, मिट्टी यहाँ से वहाँ बह जाना, उसको बोलते भूस्खलन। जैसे मान लो यहाँ पे घर बना हुआ, ठीक है, अब घर ऐसे ही नॉर्मल सा बन गया तो भूस्खलन अगर हुआ तो मिट्टी क्या हो जाएगा? धंस जाएगा नीचे, तो घर भी टूट जाएगा। भूमि अप्रदन हो रहा और बाढ़ भी आने के यही सब कारण है ना। अगर पेड़ पौधा लगा रहे तो बाढ़ आने की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि भूमि अप्रदन होगा नहीं, भूस्खलन होगा नहीं। तो ये मतलब बाढ़ से रुकने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक है कि वनों को लगाना बहुत ज़रूरी है, एक एक पेड़, यानी कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इनमें से सभी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो आप देख रहे 20 मिनट में मैंने आपके लिए 30 सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो 30 सवाल आपको 30 में से कितना सही बनाया? एकदम ईमानदारी से आंसर नीचे कमेंट जरूर करना। और वीडियो कैसे लगी? मजा आया पढ़ने में? मजा आया तो नेक्स्ट टाइम इसी दिन, अगले सप्ताह सुबह 7 बजे साइंस का आएगा, ठीक है। आपको तो रूटीन याद ही हो गया मेरे ख्याल से, पिछली वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कल आपका मैथ का गया था जो कि बहुत कम अभी तक देखें आप लोग, उसको जरूर देखिए, मैथ का सेट जरूर बनाइए, ठीक है।
अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।